नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग स्वस्थ होंगे। शुरू कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है फसल उत्पादन और प्रबंधन। ठीक है, जहाँ भी जो नोटेबल पॉइंट रहेगा वो आपको बतला दिया जाएगा कि यहाँ से ये चीज़ें आपको नोट करनी है ताकि आपका एक प्रॉपर नोट्स बनता रहे। यहाँ से आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत है नहीं, बस ये बोला गया है कि गर्मी की छुट्टी थी जिसमें पहेली और बूझो जो है अपने चाचा के घर गए हुए थे। उनके चाचा किसान थे। एक दिन उन्होंने खेत में जो है कुछ कृषि औजार देख लिए, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल, ये सारे जो है उन्होंने औजार देखे और फिर वो जानना चाह रहे थे कि इसका उपयोग जो है, इन औजारों का उपयोग कहाँ और किस तरीके से होता है, ये वो जानना चाह रहे थे। तो यहाँ तक आपको कोई ज़्यादा नोट करने वाला पॉइंट है नहीं। नोट करने वाला पॉइंट यहाँ से आप लोगों को मिलेगा क्या है कि आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ से आपको एक पॉइंट नोट करना है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। आगे क्या है, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? अगर आपको याद है तो आप बतला सकते हैं कि पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संश्लेषित कर लेते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। ठीक, इसलिए जो है पौधे को कहा जाता है स्वपोषी, और जितने भी जंतु हैं, साथ ही साथ मनुष्य को लेकर के मनुष्य सहित जितने भी जंतु हैं सबको कहा जाता है परपोषी। ठीक, यानी कि पौधे को कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। ठीक, और जितने भी जंतु हैं उसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। ठीक, ये हो गया। तो जंतुओं को जो भोजन है, जंतुओं का जो भोजन है उसके स्रोत फिर क्या है? ठीक, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग जो है पौधे पे ही डिपेंड हैं। हम लोग भोजन के रूप में क्या लेते हैं? या तो शाकाहारी चीज़ें लेते हैं, ठीक, यानी फसलों को हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, इसका उपयोग करते हैं, या फिर किसी छोटे छोटे जानवर का उपयोग करते हैं मांस के रूप में। ठीक, तो जो छोटे जानवर हैं वो भी तो अंततः किस पे डिपेंड कर रहे हैं? पौधों पे डिपेंड कर रहे हैं ना। तो हम लोगों का स्रोत क्या हो सकता है? या तो छोटे छोटे जीव हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? पौधे हो सकते हैं। ठीक, चूँकि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, लेकिन मनुष्य सहित जितने भी जंतु हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं। अब यहाँ से आपको पॉइंट क्या क्या नोट करना है सो देख लीजिए। सबसे पहला आपको पहला पॉइंट नोट करना है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य सहित सभी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ठीक, या स्वयं बनाने में असमर्थ हैं। ठीक, ये रह गया आपका 2 पॉइंट नोट करने वाला। आगे आइए। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो आपको नोट करना है कि जितने भी सजीव है, सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन और उत्सर्जन इत्यादि क्रियाओं के संपादन में करते हैं। ये आपको नोट करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। आगे, हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ये चौथा पॉइंट आपको नोट करना है। आगे आइए। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? अब क्वेश्चन ये है कि हम सभी लोगों को भोजन की ज़रूरत है। ठीक, और चूँकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो फिर हम इतने लोगों को जो भोजन है कैसे उपलब्ध करा सकते हैं? तो जो भोजन के स्रोत हैं उसको उपजाना पड़ेगा। ठीक, तो जो भोजन का जो भी स्रोत है, जितने भी अनाज हैं उसको उपजाना पड़ेगा, और वही अनाज को बड़े पैमाने पे उपजाना क्या कहलाता है? हमारा फसल कहलाता है। ठीक है, आगे आइए। इसमें से आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। आइए,
भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना क्या है, आवश्यक है। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना क्या है, आवश्यक है, तभी हम इतनी बड़ी जनसंख्या के भोजन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। ठीक है, यहाँ से आपको नोट करना है क्या, समझिए। चूँकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, अतः इस विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, किसका, भोजन का नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण क्या है, आवश्यक है। ये आपको नोट करना है। चलिए आगे आइए। आगे है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या थे, घुमंतु थे। घुमंतु का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह घूम के रहा करते थे। एक जगह जो भी फसल वगैरह हुआ, जो भी फल वगैरह हुआ, वो तोड़ करके खाए, फिर उस जगह का ख़त्म हुआ तो दूसरे जगह चले गए। ठीक, तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक जो लोग थे वो क्या थे, घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। ठीक है, समझिए। अब यहाँ से क्या क्या नोट करना है आपको। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या थे, घुमंतु थे। ठीक, मनुष्य धीरे धीरे विकास किया है। ऐसा नहीं है कि एकाएक विकास हो गया, एकाएक मतलब मनुष्य जन्म लिया और फिर खेती करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखते सीखते आज हम इस लेवल तक पहुँचे हैं। 10,000 साल मतलब 10,000 ईसा पूर्व तक जो मनुष्य थे वो घूम घूम करके एक जगह से दूसरे जगह तक घूम करके अपने भोजन की आवश्यकता को पूर्ति किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक पॉइंट नोट करना है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण किया करते थे। ये आपको नोट करना है। ठीक, वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उसके बाद जंतुओं को जो है भोजन के लिए शिकार करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, जंतुओं का भी शिकार करते थे और साथ ही साथ जो भी कच्चे फल वगैरह मिल गए, सब्जियां वगैरह मिल गई, वो सारे ये लोग उपयोग करते थे खाद्य पदार्थ के रूप में। आगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इन लोगों ने क्या किया कि खेती करना भी शुरू कर दिया। तो आप आगे लिखोगे कि समय आगे बढ़ने पर, ठीक है, या विकास के क्रम में जो मनुष्य हैं खेती करना शुरू कर दिया था। चावल, गेहूं एवं अन्य फसलों को उत्पादित करना इन लोगों ने शुरू कर दिया था और इस प्रकार से कृषि क्या हुई, शुरू हुई। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई, तो उसका आंसर भी यहाँ से आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, कि लगभग 10,000 साल पहले तक मनुष्य घुमंतु जीवन जिया करते थे। एक जगह से दूसरे जगह भोजन और आवास की खोज में समूह में जाया करते थे या फिर विचरण किया करते थे। धीरे धीरे उनका विकास हुआ। शुरुआत में वो कच्चे फल, कच्ची सब्जियां आदि खाते थे। साथ ही साथ जंतुओं का भी शिकार भोजन के लिए किया करते थे। धीरे धीरे विकास के क्रम में इन्होंने कृषि करना शुरू किया और चावल, गेहूं और अन्य फसल उत्पादित करके और अपने भोजन की आवश्यकता को पूर्ति करना शुरू किया और इस प्रकार से कृषि का आरंभ हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। अब आइए फसल किसको कहते हैं वो हम लोग देखते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उपजाए जाते हैं तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं का फसल हो गया, धान का फसल हो गया, ठीक है, इत्यादि। दलहन हो गया, मकई हो गया, बाजरा हो गया, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ये सारे क्या कहलाएं, फसल। अब जैसे गेहूं का फसल है, ठीक, तो उसमें हम लोग जो खेत होता है उसमें जो है गेहूं का एक पौधा नहीं उगाते हैं, पूरे के पूरे खेत में क्या उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं। ठीक, तो गेहूं एक ही जैसा पौधा है, गेहूं का ही क्या है, पौधा है।
ठीक। और बड़े पैमाने पे उसको उगा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गेहूं का फसल कहेंगे। उसी तरीके से धान, पूरे के पूरे खेत में जो है हम लोग धान उगाए हुए हैं, धान का एक पौधा नहीं उगाए हैं, धान के ही पौधे बहुत सारे बड़े पैमाने पे हमने उगाए हैं तो उसको क्या कहेंगे, धान का फसल कहेंगे। इसी तरीके से अलग भी मकई का हो गया, बाजरा का हो गया, आलू का हो गया, ठीक है, इस सारे चीज़ों का क्या हुआ, फसल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको नोट क्या करना है, यहाँ से आपको नोट करना है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पे बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ये आपको नोट करना है। उदाहरण के लिए आपको लिख लेना है गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल, मक्की की फसल इत्यादि। अब गेहूं की फसल अगर कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या होंगे, गेहूं के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 गो पौधा गेहूं का होगा, 10 गो पौधा मकई का होगा और उसके बाद 3 गो पौधा जो भी हो आलू का होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बड़े पैमाने पे हम लोग एक ही तरह के पौधे उगाते हैं और उसको हम लोग फसल कहते हैं। अब जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे अन्न, सब्जियां, फल, ठीक, ये सारे। कुछ फसल किसके हो गए, अन्न के हो गए, कुछ फसल किसकी हो गई, सब्जी की हो गई, कुछ फसल किसके हो गए, फल के हो गए। ठीक, जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पे हम फसलों को वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कोई भी फसल उगाने का एक निश्चित समय होता है, ठीक, एक निश्चित मौसम होता है, ठीक, और इसके आधार पे हम लोग फसलों को वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक, भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायवीय परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होती है, यह भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, चूँकि विशाल देश है तो कहीं ऐसा होगा जहाँ वर्षा ज़्यादा होगा, कहीं ऐसा होगा जहाँ गर्मी ज़्यादा होगा, कहीं ऐसा होगा जहाँ ठंड ज़्यादा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यानी मौसम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि पौधे को उगाते हैं, ठीक है, या फसल को उगाते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, चूँकि हम लोगों का जो देश है वो मानसून क्या है, मानसून पे, हम लोगों के देश की जो कृषि है वो किस पे डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मानसून में हम लोगों के यहाँ लगभग जो है लगभग सभी तरह के जो भी मौसम है वो पाए जाते हैं। सर्दी भी है, बरसात भी है, गर्मी भी है। ठीक है, तो मौसम समय समय पे क्या होता है, चेंज होते रहता है। अब मौसम चेंज होते रहता है तो उस मौसम के अनुकूल जो भी फसल होगा उस तरह के हम उपज करेंगे ताकि ज़्यादा बेहतर उपज हो सके। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग जो है फसलों को बांट सकते हैं। ठीक, चूँकि मौसम में क्या है, भिन्नता पाई जाती है, इसलिए फसलों में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता भी पाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पे फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है और वे इस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, इतनी ज़्यादा विविधता है फिर भी हम लोग मोटे तौर पे 2 प्रकार में हम बांट सकते हैं। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। ठीक, अब खरीफ फसल देकर के आप लोग डैश देंगे, उसमें क्या लिखेंगे, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में पॉइंट नंबर 2 दे करके लिखिएगा, भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, जून से सितंबर तक होती है। अब खरीफ फसल में क्या क्या है सो देख लीजिए, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि क्या है, खरीफ फसल है। 3 पॉइंट यहाँ से नोट करने हैं आपको, क्या क्या, खरीफ फसल क्या होता है, तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। ठीक, पॉइंट नंबर 2, भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक रहती है। ठीक, पॉइंट नंबर 3, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि क्या हैं, खरीफ फसलें हैं। ठीक, आइए अब आगे रबी फसल। दूसरा क्या है, रबी फसल, शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलें हम लोग क्या कहलाती हैं, फसलें क्या कहलाती हैं, रबी फसलें कहलाती हैं। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है, रबी फसलें कहलाती हैं। सामान्यतः हम लोगों के यहाँ शीत ऋतु कब से कब तक, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक रहती है। पॉइंट नंबर 3, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी जिसको हम लोग तीसी कहते हैं गांव में। ठीक है, अलसी, ये सारी क्या हैं, रबी फसल के उदाहरण हैं।
ठीक है। इसके अलावे जो है कई स्थानों पर जो है दाल और सब्जियां गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, ठीक है। तो उन फसलों को हम लोग कहते हैं जायद फसल, ठीक। मेनली सब्जी हो गया या फिर कुछ और, जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ठीक, तरबूज हो गया। तो ये सारी जो फसलें हैं ये जायद फसल कहलाती है। यहाँ नहीं है, आगे की क्लास में है, आगे की क्लास में है, यहाँ नहीं है। एक और फसल का आप लोग नोट कर लीजिएगा, जायद फसल। जायद फसल, जायद फसल में पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, ठीक, कि ग्रीष्म ऋतु में, मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। और उदाहरण में आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो ये जो फसलें हैं ये कहलाती है जायद फसल। अब है आधारिक फसल पद्धतियाँ, ठीक है। अब फसलों को उपजाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो उन पद्धतियों के बारे में थोड़ा जो मोटा मोटी जो भी पद्धतियाँ यहाँ दी गई हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और जो फसल को उपजाने में जो भी स्टेप्स हम लोग अपनाते हैं, ठीक, वो क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है। तो इसका आंसर होगा कि चूँकि धान की फसल होने के लिए हमको गर्मी भी चाहिए, ठीक, और पानी भी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, ठीक। क्या चाहिए, गर्मी भी चाहिए और पानी भी चाहिए। अब ठंडा ऋतु में अगर धान की अगर फसल हम उपजा रहे हैं तो गर्मी कहाँ से लाएंगे, ठीक है। इसलिए धान की फसल जो है शीत ऋतु में हम लोग नहीं उगाते हैं। आगे क्या है, उसका आंसर ही है शायद, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा कि धान की फसल होने के लिए हमें गर्मी भी चाहिए, धान की फसल होने के लिए हमें जल तो चाहिए पर्याप्त मात्रा में, ठीक, अधिक मात्रा में, लेकिन गर्मी भी चाहिए होता है, ये होता है वर्षा के मौसम में ही। चलिए, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि पर करने पड़ते हैं, ठीक है। यानी सामयिक मतलब समय समय पर, समय समय पर फसल को उगाने के लिए किसान को समय समय पर अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करता है। यानी माली जो है माली या फिर कोई भी आप भी सजावटी पौधे उगाने के लिए जो भी क्रियाकलाप करते हैं, ठीक, उस तरीके से कुछ मिलते जुलते हैं। अब ये क्रियाकलाप अथवा जो कार्य हैं ये क्या कहलाते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। अब यहाँ से आपको नोट क्या करना है, कृषि पद्धतियाँ आपको लिख करके डैश देना है और लिखना है फसल उगाने के लिए किसान अनेक, या ऐसे फसल उगाने के लिए किसान समय समय पर अनेक क्रियाकलाप करते हैं। फसल उगाने के लिए किसान समय समय पर अनेक क्रियाकलाप करते हैं। ये क्रियाकलाप या कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। अब मुख्य रूप से क्या क्या कृषि पद्धतियाँ हैं वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, यहाँ टोटल 7 जो है कृषि पद्धतियाँ दी गई हैं। टोटल कितनी दी गई है, 7 कृषि पद्धतियाँ दी गई हैं और ये इसी क्रम में होती हैं। थोड़ा बहुत खाद वगैरह डालने को लेकर के थोड़ा सा इधर उधर चेंज हो सकता है, बाकी इस क्रम में जो है हम लोग कृषि पद्धतियों को अपनाते हैं, ठीक। जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसको हम इस क्रम में अपनाते हैं। सबसे पहला क्या होता है, मिट्टी को तैयार करना। सबसे पहला क्या होता है, मिट्टी को तैयार करना। दूसरा, जब मिट्टी तैयार हो गई है तब उसमें बीज को बो देना, ठीक। उसके बाद जब पौधे हो चुके हैं तो उसमें समय समय पर खाद और उर्वरक देना, समय समय पर पानी देना यानी सिंचाई, ठीक। उसके बाद अगर अवांछित पौधे निकल आए हैं, ठीक, जो ज़रूरी नहीं है, जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं खरपतवार। तो खरपतवार भी निकालना ज़रूरी है, ठीक। तो खरपतवार से सुरक्षा। अब जब फसल तैयार हो गया है तो फसल को क्या करना, काट लेना और उसके बाद उसका भंडारण भी क्या है, ज़रूरी है। तो ये 7 जो हैं हमारे क्या हैं, कृषि कार्यकलाप हैं। प्रमुख यहाँ इसके ऊपर लिखेंगे कि प्रमुख कृषि कार्यकलाप या क्रियाकलाप इस प्रकार हैं और उसके बाद ये आप 7
लिख लेंगे। चलिए आगे आते हैं और पहला जो है हम लोगों का क्या है, मिट्टी तैयार करना, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, मिट्टी तैयार करना। ठीक, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। ठीक, सबसे पहला काम क्या है, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को पलटना और इससे पोला बनाना कृषि में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ तक आपको नोट नहीं करना है, क्या नोट करना है वो मैं बतला दूँगा। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। ठीक है, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने से फ़ायदा क्या होता है कि जड़ें जो है भूमि की गहराई तक जा सकती है। अब यहाँ से एक जो वर्ड है आपको वो कंफ्यूज कर रहा होगा कि पोला बनाना क्या फिर है, ठीक है, या पोला करना क्या है। ठीक, तो मिट्टी को लूज कर देना, ठीक है, मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना या फिर कह देना कि भुरभुरा बना देना। ठीक है, ये कहते हैं हम लोग पोला करने। ठीक, यही होता है क्या, पोला करना। ठीक, तो मिट्टी तैयार करना सबसे पहला चरण है। मिट्टी को पलटना और पोला करना या पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे फ़ायदा क्या क्या है, देखिए, जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, पोली मिट्टी में गहराई में जो जड़ें हैं वो सरलता से क्या कर सकती है, शोषण कर सकती है। ठीक है, आगे है, पोली मिट्टी किस प्रकार के पौधों को सरलता से शोषण करने में सहायता करती है। अब ये एक क्वेश्चन है, इसका हम लोग आंसर पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र कहे जाते हैं या मित्र होते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और अधिक पलट करके और अधिक पोला कर करके और अधिक भुरभुरा कर करके क्या करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, यानी कि पोला तो करते ही हैं, भुरभुरा करते ही हैं, पलटते तो हैं ही, साथ ही साथ क्या करते हैं, ह्यूमस भी बनाते हैं। जो जैविक पदार्थ जो भी मिट्टी में रहते हैं उसका अपघटन करके क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है भाई, वही तो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का तो आंसर हम लोग अभी तक देख रहे हैं कि क्या हो सकता है कि जब मिट्टी पोला होगा या उलट पलट देंगे तब क्या होगा कि जड़ें गहराई तक जा सकेगी, और जब जड़ें जो है गहराई तक जा सकेंगी तो क्या हो सकता है, चूँकि मिट्टी भुरभुरी है तो शोषण बेहतर कर सकती है। ठीक है, सरलता से शोषण कर सकती है। उसके बाद क्या है कि जो मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं, ठीक, उसकी वृद्धि में जो है सहायता करती है, जो पोली मिट्टी है वो सहायता करती है। उसके बाद क्या है कि मिट्टी को पलट करके पोला, मतलब जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं, मिट्टी को और अधिक पलट देते हैं और अधिक पोला कर देते हैं और क्या करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, अब जो मिट्टी के जो जड़ में जो भी जीव रह रहे हैं उनके लिए तो शोषण आवश्यक है। तो मिट्टी में अगर छेद रहेगा, मिट्टी भुरभुरी रहेगी, तभी तो उनका वो बेहतर तरीके से शोषण कर सकते हैं और तभी तो वो पोषक तत्व निर्माण कर सकते हैं, ह्यूमस बना सकते हैं। इसको और अधिक बेहतर तरीके से हम समझेंगे, पहले पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं। अब पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। अब जो ये सूक्ष्म जीव हैं उसके द्वारा उसको क्या किया जाता है, अपघटित किया जाता है और ह्यूमस बनाया जाता है या फिर पोषक तत्व बनाए जाते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं या मिट्टी में मिलते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपना बेहतर विकास कर सकते हैं। ठीक है, अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल को उगाने के लिए एक क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ से आपको नोट करना है, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। जुताई लिख करके डैश देना है और वहाँ आपको लिखना है कि मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। ठीक है,
मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। और पोला करना क्या होता है? तो पोला करना वही होता है कि मिट्टी को लूज कर देना। जो कठोर मिट्टी है, बड़े बड़े ढेले हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना, भुरभुरा बना देना, ये क्या कहलाता है? पोला करना कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है जुताई की आवश्यकता या जुताई के फ़ायदे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जुताई के फ़ायदे आप लोग पॉइंट लिख करके नोट करेंगे। ठीक, और उसमें पहला पॉइंट देंगे, जुताई के फ़ायदे में पहला पॉइंट देंगे। ठीक है, कि मिट्टी को पलटने और इसे यहाँ से मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधे की जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पहला पॉइंट क्या नोट करना है कि मिट्टी को पलटने या इसे पोला बनाने से जो पौधे की जड़ें हैं वो गहराई तक जा सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पोली मिट्टी में गहराई तक धंसी जड़ें सरलता से शोषण कर सकती है, दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है, तीसरा पॉइंट। ठीक, इन सूक्ष्म, उसी में कंटिन्यू करके लिख लेना है, इन सूक्ष्म जीवों को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को और अधिक पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये आपको तीसरा पॉइंट नोट करना है। अब किस तरीके से ये सूक्ष्म जीव जो है किसानों के मित्र हैं और क्या क्या करते हैं सो समझिए। क्या समझे हम लोग कि ये मिट्टी को और अधिक उलट पलट देते हैं और पोला कर देते हैं और साथ ही साथ ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस कैसे बनता है समझिए, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से आपको चौथा पॉइंट लिखना है कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त ये आपको चौथा पॉइंट आपको नोट कर लेना है। इसके बाद लिखना है, इसके अतिरिक्त जो मिट्टी में है मृत पौधे एवं जंतु भी पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? तो खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं जो इन सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। ये याद रखिएगा आपको। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए कि जो मिट्टी में जो मृत जीव और जंतु हैं, ठीक, मृत पौधे और जो जंतु हैं, इनका क्या होता है, इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होता है और इन्हीं अपघटनों से क्या होता है, हमारा ह्यूमस तैयार होता है, कुछ पोषक तत्व तैयार होते हैं। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ से पॉइंट क्या करना है, पांचवा पॉइंट आपको नोट करना है कि मिट्टी में जो है मृत पौधे एवं जंतु भी रहते हैं जो इन सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। ठीक, और उसी में कंटिन्यू करना है कि मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं, यानी मिलते हैं। क्या होते हैं? मिलते हैं, और यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं जिससे कि पौधों का बेहतर विकास हो पाता है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जुताई के क्या क्या फ़ायदे हैं सो पढ़ रहे हैं। अब जुताई के फ़ायदे में छठा पॉइंट, चूँकि पृथ्वी की यानी ज़मीन की ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं, इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग सरलता से कर पाते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है छठा पॉइंट। ठीक, क्या लिखना है? जुताई से चूँकि ज़मीन की ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर ही पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं, अतः जुताई से इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग सरलता से कर पाते हैं। ठीक, ये आपको लिखना है छठा पॉइंट। अब आइए आगे पॉइंट क्या लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जुताई कहलाती है, इसे हल चला करके करते हैं। अब हल का उपयोग बहुत कम होता है। हल लकड़ी अथवा लोहे की बनी होती है, इससे मिट्टी अत्यंत सूखी है
यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेतों को समतल करना आवश्यक है, यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब समझिए यहाँ से क्या आपको नोट करना है कि बुआई एवं सिंचाई के लिए खेतों को समतल करना आवश्यक है, इसलिए जुताई के दौरान मिट्टी के बड़े बड़े ढेले को पाटल की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना आवश्यक होता है। ठीक है, आपको क्या नोट करना है कि बुआई एवं सिंचाई के लिए खेतों का समतल होना आवश्यक है, इसलिए जुताई के दौरान मिट्टी के बड़े बड़े ढेले को छोटे छोटे टुकड़ों में या मिट्टी के बड़े बड़े ढेले को पाटल की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना आवश्यक होता है। ठीक है, ये हो गए आपके जुताई के फ़ायदे। क्या क्या फ़ायदे हो गए? जुताई से जो पौधे की जड़ें हैं गहराई तक जा सकती हैं। दूसरा, गहराई तक गई जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं। ठीक। तीसरा, जो मिट्टी में जो भी सूक्ष्म जीव रह रहे हैं, केंचुए रह रहे हैं, उनकी वृद्धि में क्या होती है? सहायक होती है। ठीक। उसके बाद क्यों सहायक होती है? अब सहायक तो होती है, अब वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उनको किसान का मित्र क्या कहा जाता है। तो उसमें क्या है कि हमने देखा कि वो क्या करते हैं कि पोषक तत्व और ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? ज़रूरी है। उसके बाद हमने आगे देखा कि बुआई और सिंचाई के लिए जो है खेतों को समतल करना आवश्यक होता है, और समतल कब करेंगे? जब खेत को जोतेंगे। ठीक। तो ये हो गए जुताई के फ़ायदे। ठीक। जुताई क्या होता है वो हमने समझ लिया कि मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। ठीक। उसके आगे पॉइंट क्या हमने पढ़ा कि जुताई की क्यों आवश्यकता है, वो हमने पढ़ लिया। ठीक। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन करता है कि जुताई क्यों आवश्यक है, तो हम 3 4 6 पॉइंट में आराम से हम लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक, जितने भी हम लोग वहाँ पढ़े हैं। अब आगे बढ़ जाएं। क्या है, कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। ठीक है, अब पानी की कमी है तो पानी दे दो, अगर खाद की कमी है मतलब पोषक तत्वों की कमी है मिट्टी में तो पोषक तत्व दे दो, ताकि क्या हो जाए कि जो भी पोषक तत्व कम है, ठीक है, चूँकि जुताई करने से एक फ़ायदा क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं वो मिल जाते हैं। अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है तो ऊपर से पोषक तत्व दे करके और जोत दो। अगर जुताई हो गई, ऊपर से पोषक तत्व पड़ा था, जुताई हो गई तो वो मिल गए। ठीक है, तो पोषक तत्व मिलाने में भी जुताई क्या है? आवश्यक है। चलिए, अब अगला जो पॉइंट है हम लोगों का वो है कृषि औजार। नॉर्मली हम लोग जो गाँव में यूज करते हैं वो क्या है? खुरपी है, हंसुआ है, कुदाल है, ट्रैक्टर है, हल है, नौफारा हम लोग कहते हैं, रोटावेटर हो गया, और कृषि औजार क्या हो सकते हैं? थ्रेसर हो गया, इत्यादि इत्यादि। ये सारे जो हैं कृषि के औजार हैं। अब आइए क्या क्या है इसमें, बुक में क्या क्या दिए हुए हैं सो हम लोग देख लेते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना क्या है? आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले क्या हैं? प्रमुख औजार हैं। चलिए, नीचे में कुछ है क्या? नहीं है। चलिए, अब यहाँ हल की चर्चा की गई है तो यहाँ हल के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। हल लिख करके आपको डैश देना है। अभी क्या क्या उसमें नोट करना है सो हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, उर्वरक या खाद मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता रहा है। ठीक। आगे क्या है? यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु जैसे कि घोड़े हो गए, ऊँट हो गए, इसकी सहायता से क्या किया जाता है? खींचा जाता है। ठीक। अब इसमें जो है 3 भाग होते हैं, एक फाल होता है, एक हल सेफ्ट होता है और एक जोत होता है। ठीक। 3 भाग होते हैं, 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक हो गया फाल, एक हो गया हल सेफ्ट और एक हो जाता है जोत। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको नोट क्या करना है, पहले क्या क्या होता है सो हम लोग देख लेते हैं कि फाल क्या होता है, हल सेफ्ट क्या होता है और जोत क्या होता है, सो हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है? इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फाल कहते हैं।
लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाल कहते हैं, जिससे ज़मीन को क्या किया जाता है, जोता जाता है। दूसरा भाग, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पे क्या होता है, हैंडल होता है और दूसरा सिरा जो है जोत के डंटे से जुड़ा होता है। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है कि फिर जोत क्या है, तो जोत वो है जिससे बैलों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा पार्ट है जिससे क्या किया जाता है, बैलों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। ठीक, अब समझिए यहाँ से नोट क्या क्या करना है। आपको लिखना है हल, ठीक, लिख करके डैश देना है, उसमें लिखना है प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े या ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। पॉइंट नंबर 2। उसके बाद पॉइंट नंबर आप 3 नोट कीजिएगा कि इसके प्रमुख 3 भाग होते हैं। पहला फाल, लिख करके डैश दीजिएगा और लिखिएगा कि इसमें यानी हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। ठीक, फिर 2 लिख करके डैश दीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा हल शेफ्ट। ठीक, और उसको लिख करके डैश दीजिएगा, फिर लिखिएगा कि हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। ठीक, जिसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत के डंटे से जुड़ा होता है। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा आपको नोट करना है क्या, जोत। तीसरा आपको नोट करना है क्या, जोत। रोमन में लिखिएगा ये 1 2 3। ठीक है, तीसरा आप लोग नोट कीजिएगा जोत। जोत क्या होता है, तो हल का वह भाग जिसे बैलों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। हल का वह भाग जिसे बैलों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है जोत कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब आइए इसको हम लोग पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। अब देखिए हल का ये भाग, ठीक, जो लोहे के पत्ती से बना होता है, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं क्या, फाल कहते हैं, जो ज़मीन जोतता है। अब देखिए ये जो लकड़ी का भाग है जिसका एक सिरा जो है ये हैंडल हो गया और एक सिरा जो किससे जुड़ा हुआ है, ये जो है ये जोत है। ठीक, ये बैल जो है उसके गर्दन पे रखा गया है, इसको हम लोग कहते हैं जोत। तो देखिए ये जो लकड़ी है इसका एक सिरे पे क्या है, हैंडल है और दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, तो जोत से जुड़ा हुआ है। तो 3 भाग आप लोग समझ चुके होंगे। ये हो गया आपका फाल, ये हो गया आपका हल शेफ्ट और ये हो गया आपका जोत। कोई दिक्कत, चलिए तो हल हो चुका है। अब आते हैं कुदाली पे। अब आते हैं किस पे, कुदाली पे। नॉर्मली हम लोग जो गांव में यूज करते हैं ना कुदाली, वो थोड़ा अलग होता है। उसमें क्या होता है, एक हैंडल होता है और फिर दूसरा भाग जो होता है वो लोहे का जो है पत्थर होता है जिससे खोदा जाता है और उसका हम लोग हाथ से यूज करते हैं। NCERT में कुदाली जो दिया गया है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, देख लेते हैं। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि यूज किस किस में किया जाता है। चूँकि NCERT है तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। ठीक है, तो उसमें से 2-3 उपयोग दे दिया और तीसरा चौथा पॉइंट आपको दे दिया कि 1 2 3 या 1 2 इस तरीके से करके और उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें किस में यूज होता है। तो कुदाल जो है एक सरल औजार है जिसका उपयोग किस किस के लिए किया जाता है, तो खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। पिक्चर से समझ सकते हैं हम लोग, देख लेते हैं क्या है, देख लीजिए। जो NCERT के जो कुदाल है वो इस तरीके से है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपको या तो लकड़ी का बना मिलेगा या फिर लोहे का बना मिलेगा। इसका जो एक ये जो भाग है, मुड़ा हुआ प्लेट जो है, मुड़ा हुआ प्लेट, ये ब्लेड की तरह काम करता है। ये आपका हैंडल है, यानी जो भी है हैंडल पकड़ जो भी है, और ये फिर ये जोत है जो कि पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। ठीक है,
तो ये जो है NCERT की कुदाल है, बाकी हम लोग तो गांव में अलग ही कुदाल यूज करते हैं। ठीक, अगला जो कृषि औजार है वो है कल्टीवेटर। अगला कृषि औजार क्या है? कल्टीवेटर है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। आप अगर देखें तो ये जो है ये ट्रैक्टर है और ये जो है क्या है? कल्टीवेटर है। चलिए, नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि जो नौफारा हम लोग जो गांव में कहते हैं वो क्या है? कल्टीवेटर है। तो यहाँ 3 जो है दिया गया है, 3 औजार जुताई से रिलेटेड हम लोगों को दिए गए हैं। क्या क्या हम लोग पढ़े हैं? पहला औजार हम लोग पढ़े हैं हल। पहला औजार क्या पढ़े हैं? हल पढ़े हैं। दूसरा औजार क्या पढ़े हैं? कुदाली पढ़े हैं। ठीक है, और तीसरा औजार हम लोग क्या पढ़े हैं? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, जिसमें से सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़े हैं हल के बारे में, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़े हैं कुदाल के बारे में, और उसके बाद बहुत छोटा सा हम लोग पढ़े हैं कल्टीवेटर के बारे में। आगे जो है, आगे है बुआई, जिसको हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक ख़त्म हो चुका है, जो कि क्या है? मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में जो है हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? जुताई। मिट्टी तैयार करना ही एक तरह से क्या है? जुताई का ही एक भाग है। ठीक, तो जुताई किए, और जो उसके बाद जो है जुताई में जो भी कृषि औजार उपयोग में आते हैं वो सारे हम लोग कृषि औजार के बारे में हम लोग देखे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग नोट करने के लिए बोले हैं वहाँ आप लोग नोट किए होंगे। इस तरीके से आपका नोट्स भी बेहतर तरीके से बन पाएगा, और जो लास्ट में जो क्वेश्चन वगैरह होंगे उसके भी आंसर आप लोगों को मिल पाएगा, या आप खुद से भी अच्छा आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास जो आएंगे उसमें हम लोग बुआई से आगे पढ़ेंगे। छोटा छोटा ही क्लास रख रहे हैं। बाकी आपको क्लास कैसा लगा बतलाइएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ अगर सुझाव वगैरह हो कि हाँ यहाँ पे ये सुधार वगैरह हो सकता है, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बतला सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।